चिराग पासवान जी को ना ही भारतीय संविधान का सही से ज्ञान है और ना ही पिछड़ों के द्वारा, वंचित समाज के द्वारा अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़े हैं पिछले कई दशक से बल्कि सैकड़ों वर्षों से, उस संदर्भ में उनको ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और उसमें धारा 340 में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की पहचान कर, है ना, राष्ट्रपति की दस्तखत से एक कमीशन बनेगा जिसको ओबीसी कमीशन के नाम से जाना जाएगा और उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर शासन और प्रशासन में ओबीसी के लोगों को भागीदारी देने की बात कही गई है। सर, एक अभी वर्तमान में हर जाति का नेता पैदा हो रहा है, हर जाति के हिसाब से अपना लोग पार्टी बना रहे हैं। पहले लोग राज करते थे, पहले जाति बना के लोग राज किए। अब इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज करने के लिए जाति के हिसाब से पार्टी बनाकर उन्हें 2-3 सीट देकर, झूठ मूठ देकर राज कर रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस। क्या पासवान जी पिछले दशक एक बयान दिए थे कि अमीर दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए और उसका फ़ायदा गरीब दलितों को होना चाहिए, लेकिन आज तक चिराग पासवान जी जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं। आज मैं समस्तीपुर जिला के राष्ट्रीय जनता दल के मीडिया प्रभारी आदरणीय मन्नू पासवान जी हैं। हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने जातिगत जनगणना के मुद्दों पर अपना बयान स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना तो होना जरूरी है, यह एक वंचित समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, लेकिन प्रकाशित नहीं होना चाहिए। और उनके चाचा और भतीजे में भी आपस में एक राजकुमारों के जैसे संघर्ष का तनाव माहौल बना हुआ है। ये तमाम मुद्दों पर आज हमारे सामने में आरजेडी के मीडिया प्रभारी हैं, मुलाकात कराते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सर हाल फिलहाल में बयान तो सुने ही होंगे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो भी जातिगत जनगणना है वो होना चाहिए, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं होना चाहिए। जबकि उनके पिता रामविलास पासवान जी जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे तो वो नारा लगाते थे कि संसु पाने बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और यहाँ तक कि रामविलास पासवान जी बराबर दावा करते रहे हैं कि हम लोगों ने मिलकर मंडल कमीशन लागू किए हैं, जबकि उसके उलट विचारों से प्रभावित होकर चिराग पासवान जी प्रकाशित नहीं होने की बात कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को ना ही भारतीय संविधान का सही से ज्ञान है और ना ही पिछड़ों के द्वारा, वंचित समाज के द्वारा अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़े हैं पिछले कई दशक से बल्कि सैकड़ों वर्षों से, उस संदर्भ में उनको ज्ञान नहीं है। क्या ऐसा भी तो साजिश है कि उनके पार्टी में जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक सवर्ण की संख्या ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसका दबाव है, या बीजेपी के द्वारा कुछ दबाव है, इस कारण से इस प्रकार का बयान देना पड़ रहा है? दोनों बातें। उनके पार्टी में उन्हीं लोगों की संख्या अधिक है जो लोग आरक्षण के विरोधी रहे हैं, और ऊपर से भाजपा का तो निश्चित रूप से दबाव है। यही कारण है कि वो सही बयान नहीं दे रहे हैं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और उसमें धारा 340 में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की पहचान कर, है ना, राष्ट्रपति की दस्तखत से एक कमीशन बनेगा जिसको ओबीसी कमीशन के नाम से जाना जाएगा और उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर शासन और प्रशासन में ओबीसी के लोगों को भागीदारी देने की बात कही गई है। सर, एक चीज़ है कि चिराग पासवान जी पिछले दशक एक बयान दिए थे कि अमीर दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए और उसका फ़ायदा गरीब दलितों को होना चाहिए, लेकिन आज तक चिराग पासवान जी जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण जो दिया गया है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, चाहे दलित का हो, चाहे आदिवासी का हो या पिछड़े समाज का हो। आर्थिक आधार पर में वो आरक्षण देने की बात नहीं कही गई है ना। ये जो वो संपन्नता की जो बात कर रहे हैं तो ये भाजपा और आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, इनकी अपनी भाषा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस आदमी को संविधान का ज्ञान नहीं है। अगर चाचा बार बार कहते हैं कि वो रामविलास पासवान जी के विचारों के लायक उनके लड़का नहीं है, और नस्ल पर भी कभी कभी आरोप लगाते हैं। देखिए, उनके चाचा की बातों में श्री पारस पासवान जी के पशुपति पारस जी के बातों में दम है, क्योंकि पासवान जी स्वयं जब आए थे तो संघर्ष करके यहाँ तक आए थे और उनके सामने भारत बिहार की पूरी तस्वीर सामने थी।
चिराग पासवान तो संघर्ष करके आए नहीं। रामविलास पासवान जी उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिए। वो पैदा लिया दिल्ली में, पला बढ़ा दिल्ली में, पढ़ा कहीं, उधरे सीधे चला आया। तो इसको बिहार की जो वास्तविकता है, दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की जो वस्तु स्थिति है, उसके बारे में इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए इस तरह की जो है सो उलट बांसी की बात करते हैं, उल्टा पुल्टा ये बयान देते हैं। हाल फिलहाल में जैसे चिराग पासवान जी, उनके चाचा में पारिवारिक उलझन बढ़ा है और साथ साथ में कभी अपनी बड़ी माँ के पास ऐसे नहीं मिलते थे, लेकिन बड़ी माँ का बहुत याद आ रहा है। देखिए, ये सब अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी पर आप देखे होंगे पिछले दिनों प्रिंस पासवान और पशुपति पारस जी बिहार के कई जिलों का दौरा किए हैं। तो इस राजनीतिक उत्तराधिकारी में चिराग पासवान का एकाधिकार बना रहे, इसलिए वो पासवान जी की जो पहली पत्नी है श्रीमती राजकुमारी देवी जी, उनको आधार बना करके, है ना, परिवार पर में भी वो कब्जा जमाने की बात करता है, जिसका परिवार के अन्य सदस्य और वहाँ का जो उनका जो सामाजिक लोग हैं, उस गांव के जो सामाजिक लोग हैं, वे लोग जम करके विरोध कर रहे हैं। समाज में आज भी पासवान समाज के लोग चिराग को ही अपना नेता मान रहे हैं और लगभग सब लोग चिराग को एक अधिकार मान के एकदम लोग कह रहे हैं चिराग अब सीएम बनेंगे और हाल फिलहाल में बयान भी दिए कि हमें बिहार बुला रहा है। अब देखिए, चिराग पासवान को वही लोग नेता मानते हैं, खास तौर से पासवान समाज में, जिनके पास समझदारी का अभाव है। जो पढ़ा लिखा तबका है पासवान में, वो कतई इस आदमी को नेता नहीं मानते हैं। हमारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार का जिस समाज ने लंबे समय से, पिछले हजारों वर्षों से दबा करके रखा है, कब्जा करके रखा है, चिराग पासवान आज उन्हीं लोगों के साथ हैं और अपनी शक्ति वोट के माध्यम से, एमपी के माध्यम से उन्हीं ताकतों को अपनी शक्ति दे रहे हैं। तो जिस सर हाल फिलहाल में चिराग पासवान जी की ही नेता एक कोमल कुमारी जो पासवान समाज से, उनको हत्या कर देते हैं गाड़ी चढ़ा के। तो फिर उसमें चिराग पासवान जी के द्वारा स्टेटमेंट आता है कि वो घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, जैसा हमको जानकारी है जिस स्रोत से, उस स्रोत के माध्यम से, वो जिसने हत्या किया है वो कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना नहीं है, उसकी हत्या की गई है और हत्यारा उन्हीं के पार्टी का है। तो उसको बचाने के लिए ये तरह तरह की बातें करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उन्हीं के पार्टी के नेता ने कोमल पासवान का हत्या किया है। इसमें सर जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार में पासवान लोग जो चौकीदार बनते थे, उसको बिहार सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें पासवान समाज के लोग अपने रोड उतर कर धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन चिराग पासवान का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। वो आएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि ना वो पासवान का नेता है ना वो दलित का नेता है। आपको बताए कि वो हनुमान है, जो उनका मालिक आका कहेगा उसी के हिसाब से काम करेगा। नहीं तो उसको पिछड़ों से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना आदिवासी से मतलब है, वो किसी से मतलब नहीं है, अपनी कुर्सी। लेकिन पासवान समाज को खुश करने के लिए बाबा चौहरमल मेला में आयोजित होते हैं, तलवार निकाल के चौहरमल जी की जय करते हैं और इस प्रकार उनके आस्था पर ज़्यादा जोर मारते हैं। लेकिन पासवान समाज की स्थिति, चाहे दलित समाज की स्थिति, शैक्षणिक, आर्थिक व कोई प्रकार के विजन या पार्लियामेंट में नहीं रख पाते हैं। पार्लियामेंट को तो छोड़ दीजिए, अभी जो जिस विभाग के मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माननीय मंत्री हैं, वो एक भी प्लांट, एक भी योजना का लाभ पूरे देश में, पूरे बिहार में किसी भी दलित समाज को आज तक वो दिए हैं। हाँ, झांसा देने के लिए वो बाबा चौहरमल की जयंती में जाते हैं और वो वहाँ पर तलवारबाजी करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी वर्तमान में हर जाति का नेता पैदा हो रहा है, हर जाति के हिसाब से अपना लोग पार्टी बना रहे हैं। पहले लोग राज करते थे, पहले जाति बना के लोग राज किए। अब इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज करने के लिए जाति के हिसाब से पार्टी बनाकर उन्हें 2-3 सीट देकर, जूठ मूठ देकर राज कर रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छोटी छोटी पार्टी लोग बनाए, जात के नाम पर बनाए या जिस किसी भी नाम पर बनाए कि अपने समाज का वो उत्थान करेंगे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या अन्य लोगों की पार्टी हो, उनको समाज से मतलब नहीं है, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार से मतलब है ना। उस समाज के नाम पर में वो समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। क्या उनको आरक्षण का ज्ञान नहीं है या जो आरक्षण का बंटवारा है उससे संतुष्ट नहीं है?
जीतन राम मांझी का अगर ज्ञान होता, संविधान का को वो पढ़ते, या फिर हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए जो वो संघर्ष किए, उनके संघर्ष का अगर उनको याद रहता, संविधान का ज्ञान होता, तो वो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करते। जब संविधान में आरक्षण और प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है, तो उसके बावजूद जब नहीं मिल रहा है, तो जब आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो वह कुछ भी वो दिला पाएंगे या लोगों को मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो वर्तमान में जो पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, खासकर बिहार में भी, कि पासवान समाज के लोग एक जय भीम बोलते हैं तो उन्हें लोग गोली मार देते हैं। ये तमाम जो घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं आज का जो दलित नेता है वह अपने परिवारवादी के रूप में ही जाने के कारण वो समाज के प्रति कुछ नहीं सोच पाते हैं। नहीं, मामला यह केवल बिहार ही का नहीं है। आप अखबार अक्सर अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पढ़ते होइएगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी वह जहाँ दलित घोड़ी पर चढ़कर शादी करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट, यहाँ तक कि कई दूल्हा की हत्या भी हो गई है। इसी तरह का मामला है। देखिए, व्यवहार में भारत में संविधान लागू है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, लेकिन जो सवर्ण मानसिक सामंती मानसिकता के लोग हैं उनके दिमाग में वही मनुवाद है, वही मनुस्मृति है। इसी के कारण सर जो अभी जो फूले मूवी बना उसमें जो मेन पॉइंट है सबको हटा दिया गया, जो सॉफ्ट नजर आया उसको डाला गया। फिर भी उस मूवी को विरोध कर रहे हैं कुछ मानसिकता के लोग कि फूले मूवी नहीं चलना चाहिए। और साथ ही साथ जबकि फूले जो है हर समाज के महिलाओं के लिए, हर समाज के वंचितों के लिए काम किए थे। देखिए, शिक्षा आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से कंप्लीट वंचित करने की बात कही गई है ना? गुलामगिरी में लिखे हैं, है ना? उस दौर में वो क्या नाम है, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले महिलाओं को पढ़ाने का, आप राष्ट्रपिता कह रहे हैं ज्योतिबा राव फूले को? राष्ट्रपिता तो गांधी जी हैं। वो गांधी जी को तो एक उपाधि दे दिया गया ना, लेकिन असली राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। हाँ, इस देश का असली राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले हैं। असली शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले उनकी पत्नी है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है सर कि पासवान समाज के बिहार में नेता कौन? पशुपति पारस या चिराग पासवान? देखिए, पासवान समाज अभी उहापोह की स्थिति में है, ठीक है? जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, समाज की बात करेगा, लोग उसको न नेता मानेगा। लंबे समय से चाहे पशुपति पारस हो या चिराग पासवान हो या रामविलास पासवान, ये लोग तो मर गए, ठीक है? पासवान समाज के लोगों ने अपना नेता मान करके देखा है। इन लोगों ने इस समाज के लिए और इंटायर समाज के लिए क्या क्या किया है, ये सारी बातें जग जाहिर है। लोग नजर उठा करके देख रहे हैं कि पासवान या इंटायर दलित समाज का नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है या फिर ये लोग सो कॉल्ड जो नेता है वे हैं। इन सारी बातों पर पासवान समाज या इंटायर दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़े अति पिछड़े की नजर है। तो अभी जो बिहार में है बहुजन समाज के लिए ही तभी तेजस्वी यादव है। हाँ, एकमात्र हम आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार को मौका देते रहे हैं, लेकिन उनके समाज के लोग, यादव समाज के लोग हर जगह दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वह मधुबनी हो, दरभंगा हो या कैमूर हो या अन्य इलाका हो, सब जगह यादव समाज के लोग जो है दलितों पर मारपीट कर रहे हैं। देखिए, आप जब बस घटना स्थल पर जाएंगे, आप वास्तविकता को जानेंगे तो उसके पीछे कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस के लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। हाँ, पर्दे पर भले ही मान लिया कि बैकवर्ड समाज के लोग नजर आते हों, लेकिन पर्दा के पीछे भाजपा और आरएसएस के लोग रहते हैं, ताकि सामाजिक जो ध्रुवीकरण बन रहा है ना, उस ध्रुवीकरण को कैसे तोड़ा जाए, है ना, इसके लिए वे लोग पीछे से षड्यंत्र रचते रहते हैं, उसी का परिणाम है। तो देखिए, आपने हमारे बीच मन्नू पासवान जी हैं जो तमाम चीज़ों पर अपना बात रखे हैं और ख़ास करके पासवान समाज, चाहे कि जो भी दलित समाज हैं उनके लिए हितैषी अभी वर्तमान में बिहार में तेजस्वी यादव की रुख स्पष्ट कर रहे हैं। और ख़ास करके तेजस्वी यादव जी बीते दिन जो उप मुख्यमंत्री बने वह तमाम, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या महंगाई हो, तमाम चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। आपका क्या सोचना है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज और मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।